अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चों हमने इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड जो है वो उसके दो फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं, नॉन पोलर कंपाउंड में एग्जिस्ट करती हैं। इसकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। तो आज हम बच्चों उससे रिलेटेड उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर का नेम क्या है? मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। अगर एक मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा है यानी उसका साइज ज़्यादा है तो उनके दरमियान में जो फोर्सेज हैं, जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज हैं, वो वीक होंगी या स्ट्रांग होंगी, हमने ये पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे mr से। अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते थे ना। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज क्या होंगी? आर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मीन उतनी ही ज़्यादा फोर्सेस होंगी। क्लियर है? और इसी के वाइस वर्सा है, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी वीक होंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा उतनी ही मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी मीन पोल्स बनने की कैपेबिलिटी। पोल्स क्या होते हैं? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे जो है वो देखना है। अब एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे हेलोजेंस की। ठीक है, सबसे पहले हेलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। क्लियर हो गया? अब बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वगैरह है, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं गैसेस फॉर्म में। क्लियर है? और इसके अलावा जो ब्रोमीन है ये क्या है? ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? और ये जो आयोडीन है ये क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? ये जो चेंजेस आती हैं इनका रीजन क्या है? ये जो हमारे पास चेंजेस आती हैं इसका रीजन है बच्चे, एक तो साइज और दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, आयोडीन का साइज होता है बच्चों बड़ा, तो पोल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा बड़े बनेंगे। ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा बड़े पोल्स बनेंगे, तो इट मीन्स दैट कि फिर वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर है? उसमें जो है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पे आप फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो इसमें जो आईडी फोर्सेस हैं वो क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। क्लियर? और अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसमें वो फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। रीजन क्या होगा? क्या रीजन होगा? कि साइज फ्लोरीन का आयोडीन से छोटा है और फ्लोरीन में पोलराइजेबिलिटी भी आयोडीन के मुकाबले में कम है। इसी वजह से जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है वो फ्लोरीन में कम होती हैं एज कंपेयर टू आयोडीन। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर है? अब बच्चों जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो एक और लिखते हैं हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये एरो ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं आपको ना मजीद हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं हेलोजेंस की और नोबल गैसेस की, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रुप 7 के एलिमेंट है, ग्रुप 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, टेम्परेचर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो हमने कहा ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्लियर है? तो साइज किसका बड़ा है सबसे ज़्यादा? ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? हमने पीछे भी पढ़ा है गैस में। ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में और जो आयोडीन है वो किस में होगा? सॉलिड में। क्लियर हो गया? अब मैस इसका देखते हैं। फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चे 38 और क्लोरीन का मास होता है 71। इसी तरह ब्रोमीन का है 159 और आयोडीन का है 253.8। अब देखो मैथ से ही पता चल रहा है कि जब किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 85 केल्विन। क्लियर? और यहाँ पे क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 239 और ब्रोमीन का है 333 और यहाँ पे है 458। तो यही रिलेशन हमने पढ़ा ना, जितना मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो है वो ग्रुप 8 की भी एग्जाम्पल है। अब इसी तरह अगर हम ग्रुप जो है वो 8 के बारे में लिखें, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगेन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है?
तो ग्रुप 8 में हमारे पास कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है एंड जीनॉन है। ठीक है, तो हीलियम का मास कितना होता है? 4.003। नियॉन का मास कितना होता है? 20.18। आर्गॉन का मास कितना होता है? 39.95। क्रिप्टॉन का मास कितना होता है? 83.8। जीनॉन का मास कितना होता है? 131.3। अब आप देखो मास किसका बढ़ रहा है? इसका। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है 4.22, नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट है 27.1 और आर्गॉन का बॉइलिंग पॉइंट है 87.3, क्रिप्टॉन का बॉइलिंग पॉइंट है 120 और इसी तरह जीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट है 165। क्लियर? तो अगेन इससे हमने क्या नतीजा निकाला? जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी यानी पोल्स बनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। एट द एंड जो है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी। क्लियर है? तो इन दोनों के कंपैरिजन में जीनोन में जो आईडी फोर्सेस हैं ये क्या है? यहाँ पे आईडी फोर्सेस जो हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्गर हैं। क्लियर है? और यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगी? वो वाली वीक होंगी, बिकॉज ये फैक्टर हम किसके पढ़ रहे हैं? हम इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब इसी तरह बच्चों ऊपर हेलोजेंस में देखो तो हेलोजेंस में यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी और यहाँ पे फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। ठीक है, रीजन हमने वही जो पीछे पढ़ा हुआ है। क्लियर हो गया? सेकेंड फैक्टर है बच्चों सरफेस एरिया यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही आईडी फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी। क्लियर हो गया? तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो फोर्सेस भी क्या होंगी? वीक होंगी। तो देखो एक मॉलिक्यूल का जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट कर सकता है वो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मॉलिक्यूल विद अ लार्जर सरफेस एरिया हैज़ लार्जर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द नियर बाय मॉलिक्यूल, और इसी वजह से फिर जो फोर्सेज होती हैं उनके दरमियान में वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग हो जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ से हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बच्चों दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमारे पास इथेन, ठीक है, और दूसरी है एग्जाम्पल हमारे पास हेक्सेन की। इथेन का फार्मूला है C2H6 और हेक्सेन का फार्मूला है C6H14। जनरल फार्मूला आपको पता होगा CnH2n+2, इससे हमने निकालना है। ऊपर वाले केस में हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, इस फार्मूला में पुट करो तो ये फार्मूला आ जाएगा। नीचे वाले केस में n की वैल्यू है 6, इस फार्मूला में पुट करो तो ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। क्लियर है? अब आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पे इथेन में 2 कार्बन है, तो जब 2 कार्बन है उसका सरफेस एरिया कम है, और हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो जब 6 कार्बन है सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास C2H6 और दूसरी क्या है? C6H14 है, इसमें कार्बन है कम, तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो इसका मतलब है कि जो आईडी फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगी? वीक होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा, विच इज -88.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होगा? -88.6 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह इसका मॉलिक्यूल को देखो आप, C6 है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है और 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, तो देखो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा, जिस वजह से आईडी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज जहाँ पे फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो सेम एज इट इज इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, विच इज़ 68.7 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें ये पता चला कि जितनी लार्जर चेन होगी उतनी ही फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं आइसोमेरिज्म से। तो हमारे पास जो पेंटेन के स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के होते हैं? पेंटेन में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा कौन सा आता है? ब्रांच्ड। ठीक है, तो ब्रांच होता है। अब जो बच्चों स्ट्रेट चेन है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मोर सरफेस एरिया। ठीक है,
तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, लार्ज और हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब जो ब्रांच होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो लेस सरफेस एरिया होता है उस स्ट्रक्चर का, लेस सरफेस एरिया, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा फिर, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है। तो यानी ये अगर आप आइसोमर्स ऑफ पेंटेन देखें तो पेंटेन में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रेट चेन बनता है और ब्रांच बनता है। तो जो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होता है बच्चों वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। जब ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो इट मीन्स दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और पेंटेन में अगर ब्रांच स्ट्रक्चर देखें तो वो कम एरिया कवर करता है, कम सर्फेस एरिया होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं, पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, ठीक है। अल्केन ही है तो इसका मतलब है कि फार्मूला क्या होगा, C5H12 होगा। तो एक तो बच्चे ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2, यहाँ पे CH2 और ये CH3। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 है, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। क्लियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। तो एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है बच्चों 36.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका एक और स्ट्रक्चर है, इस तरह 4 कार्बन इस तरह होंगे स्ट्रेट। क्लियर। तो ये 4 कार्बन है इस तरह स्ट्रेट होंगे, ठीक है। और एक कार्बन जो है वो यहाँ पे ब्रांच की फॉर्म में होगा, यहाँ पे। क्लियर। अब आप देखो इसने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया है और इसने सरफेस एरिया जो है वो कम कवर किया है। इसका नाम है, ये है आइसोपेंटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है बच्चों जिसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे होंगे, ठीक है। और 2 कार्बन जो है वो एक इधर और एक इधर होगा। क्लियर है। तो एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। तो इसको हम बोलते हैं, ये है नियोपेंटेन। क्लियर। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बच्चों 9.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर खुद देखो आप, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसने सरफेस एरिया कम कवर किया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसने और ज़्यादा कम किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दैट जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब इसका IUPAC नेम भी है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ 1 2 3 4, सेकेंड के साथ मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। पेरेंट चेन कौन सी है, 4 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। IUPAC नेम हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब जस्ट मैं आपको वैसे ही नाम बता रही हूँ। तो हमारे पास हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4। क्लियर। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, ब्यूटेन का। क्लियर। अब दूसरी कार्बन के साथ बच्चों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसी तरह यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3। अब दूसरी कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम क्या होगा, 2,2/डाई-मिथाइल। और देखो चेन कौन सी है, 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।